हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो एंड गाइड में। ये नया चैनल है लेकिन यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है टैली के ऊपर, टैली फॉर बिगिनर्स। आज हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट, जीएसटी नंबर पुटअप, सभी वाउचर के बारे में और सभी वाउचर किस तरह से एंट्री होता है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अभी देखिए, टैली ओपन करने के लिए सबसे पहले टैली के ऊपर राइट क्लिक और उसके बाद ओपन में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको टैली ओपन हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी इन्फो आ गया, यहाँ से हम चलेंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आगे तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम जो भी है वो दीजिए। जैसे मैं दे रहा हूँ अपने इन्फो एंड गाइड। मेलिंग एड्रेस ऐसे रहेगा। एड्रेस आपका फार्म हो गया, बिजनेस हो गया, जहाँ पे है वहाँ का एड्रेस दीजिए। कंट्री इंडिया होगा या आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे वो होगा। स्टेट आपका स्टेट कहाँ पे है वो होगा। पिन कोड आपका पिन कोड क्या है वो दे दीजिए यहाँ पे। फ़ोन नंबर में आपका कंपनी का जो लैंड फ़ोन नंबर है वही दीजिएगा। मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर पे नहीं आएगा। फ़ोन नंबर पे लैंड फ़ोन नंबर ही दीजिए। अगर मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर पे ईमेल एड्रेस, अगर आपका कंपनी का जो भी मेल आईडी है वो ईमेल आईडी में दे सकते हैं। और साथ में आपका कंपनी का कोई वेबसाइट है या बिजनेस का कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट क्या है वो वेबसाइट में आप दे सकते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर में। वैसे तो कैलेंडर में ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर दिसंबर, लेकिन अकाउंट्स में हमेशा अप्रैल से लेकर मार्च तक काउंट किया जाता है। तो हम लोग का 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो हम जिस साल से काम करना चाहते हैं उस साल का 1/4 आएगा, मतलब 1 अप्रैल आएगा। तो इस बार हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021, तो यहाँ पे आएगा 1/4/2020। तो वो ले ही रहा है 1/4/2020। तो आगे बढ़ते, सिक्योरिटी कंट्रोल ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और यहाँ पे जो भी है कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस एंटर प्रेस करके पेज को सेव कर लीजिए। ये एक्सेप्ट मांग रहा है, मैं एंटर करके सेव कर लिया। ये तो हो गया कंपनी क्रिएट। लेकिन अब तक हमारा कंपनी पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ। अब हमें जीएसटी नंबर अभी भी डालना बाकी है। जीएसटी नंबर डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा फीचर्स में, F11। यहाँ पर फीचर्स है, F11 दबाइए या फिर फीचर्स में क्लिक कीजिए। और उसके बाद F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन, या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको यस कीजिए। जैसे यस करेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे भी यस करना पड़ेगा। वाई दबा के एंटर मारिए, मतलब यस हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है वो दीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, आपका फार्म या बिजनेस रेगुलर है या कंपोजिशन है, जो भी है उससे सिलेक्ट कीजिए। मैं रेगुलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका ज़रूरत नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम ये 1 अप्रैल 2020 दीजिए। आपका जीएसटी नंबर, आपका बिजनेस का जो भी जीएसटी नंबर है उसे यहाँ पर पुटअप कीजिए। मैं यूँ ही एक
जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पीरियडिटी ऑफ जीएसटी ना जीएसटी आर 1 पूछ रहा है, मतलब आप कौन सा पीरियड में रिटर्न लगाना चाहते हैं, पीरियडिसिटी। जैसे अगर रेगुलर आप सिलेक्ट कर रजिस्ट्रेशन से अगर आप रेगुलर सिलेक्ट करेंगे तो आपको मंथली करना पड़ेगा, अगर कंपोजिशन करेंगे तो आप क्वार्टरली। जैसे कि मैंने रेगुलर किया था, मैं मंथली कर रहा हूँ। ईयूए बिल एप्लीकेबल, ईयूए बिल एप्लीकेबल करना चाहिए हमेशा येस, लेकिन मैं यहाँ पे नो कर रहा, क्योंकि ईयूए बिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको ईयूए बिल के बारे में समझाना चाहूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, साथ में आप लोग बोर हो जाएंगे, तो उसके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँगा ईयूए बिल के बारे में। तो आज इसको नो कर रखते हैं, तो इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस कर लीजिए। और ये कहाँ पे काम आता है, क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फिर भी अभी एक हिंट्स देता हूँ, ये आपका काम आएगा जैसे कि आप स्टॉक जिसे क्रिएट करेंगे वहाँ पे काम आएगा। क्या काम आएगा, मैं स्टॉक क्रिएट करने के टाइम पे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसको यस किए, उसको एंटर दबा के पेज को सेव कर लीजिए, और बाकी कुछ भी नहीं करना है, फिर से एंटर दबा के आप पेज को सेव कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट की भी है, आप या फिर एंटर दबा के सेव कीजिए या फिर कंट्रोल ए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंट्रोल+A दबाने से पेज सेव हो जाता है। तो पेज हो गया हम लोग का सेव। तो जीएसटी नंबर हमने पुटअप कर लिया, अब हम आते हैं बैक में, तो एस्केप दबाइए, गेटवे ऑफ दिल्ली आ गया। तो कंपनी क्रिएट हो गया हम लोग का, जीएसटी नंबर हमने डाल दिया। अब आते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। कोई भी हम लेजर क्रिएट करेंगे, कोई भी लेजर, तो अकाउंट्स इन्फो में हमें जाना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो जाने के बाद लेजर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रिएट में आने के बाद कोई भी लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक क्रिएट करना हो तो यहाँ से बैक निकल के, जैसे गेटवे ऑफ दिल्ली है ठीक उसी तरह इन्वेंट्री इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा, उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक। लेकिन ये हो गया बाहर से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको आज सिखाऊंगा बिल के अंदर ही बिना बाहर निकले कैसे क्रिएट करते हैं। एक तरीका तो मैंने सिखा दिया बाहर से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा तरीका जैसे ही मैं अब स्टॉक क्रिएट करूँगा या फिर लेजर बनाऊँगा तब सिखा दूँगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आइए या फिर भी दबा दीजिए, जिससे कि आप देख सकते हैं हर एक अक्षर के ऊपर एक रेड चिन्ह आता है, मतलब वह जो रेड चिन्ह है उसको दबाने से, वही अक्षर दबाने से आपका वही वाउचर खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे आए है अकाउंटिंग वाउचर में भी है, जैसे कि भी दबाने से आ जाएगा बिना एंटर दबाए। देखिए इसमें बात है सबसे पहले F4 है कॉन्ट्रा वाउचर। पहले जानना पड़ेगा कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है। कॉन्ट्रा वाउचर देखिए, बैंक टू बैंक रिलेटेड जो भी एंट्री होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। जैसे कि बैंक आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया, वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगा, या फिर आप कैश बैंक में लगाए डिपॉजिट किए, वो कॉन्ट्रा में होगा। आपने कैश विड्रॉ किए बैंक से, वो भी कॉन्ट्रा में होगा। ये हो गया कॉन्ट्रा वाउचर। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, अच्छी तरह से सीख जाएंगे। कॉन्ट्रा में वही एंट्री होगा जो बैंक टू बैंक रिलेटेड है, जैसे कि किसी एक बैंक से आपका बिजनेस का किसी एक बैंक से दूसरे बैंक से बैंक तक ट्रांसफ़र होता है वो एंट्री, या फिर आप किसी बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वो एंट्री, या फिर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से वो एंट्री। ये हो गया कॉन्ट्रा। F5 उसके बाद आता है पेमेंट के नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, ये पेमेंट वाउचर में वही एंट्री होगा, आपका कोई भी पेमेंट हो, चाहे कैश का हो, चाहे बैंक के थ्रू हो, चाहे चेक के थ्रू, किसी तरह का पेमेंट हो, सब पेमेंट वाउचर में होगा। बिजनेस का कुछ भी खर्चा हो, सब एंट्री पेमेंट वाउचर में ही होगा। ठीक उसी तरह रिसीट वाउचर है, ये एक तरह से पेमेंट वाउचर की जैसा ही है,
रिसीव, बिजनेस में जो भी रिसीव होगा, कैश रिसीव हो गया, आपका बैंक में पैसा आ रहा है, कुछ भी रिसीव हुआ वो रिसीव वाउचर में होगा। ठीक उसी तरह F7 में चलते हैं, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या है? देखिए, वाउचर सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब बात आता है जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर क्या है? जर्नल वाउचर मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज। आपका को बिजनेस का जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री हो, शायद GST को रिलेटेड हो, पार्टी को रिलेटेड हो, कोई डिस्काउंट देने वाला एडजस्टमेंट हो, कुछ भी हो, सब जर्नल एंट्री में आएगा। जर्नल वाउचर मतलब एडजस्टमेंट एंट्री, बस इतना याद रखिए। जर्नल मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करना है होता है। ठीक है, जर्नल वाउचर हो गया। अब हम आते हैं F8 सेल। सेल में शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है। सेल मतलब आप बिजनेस से कुछ भी सेल करेंगे तो सेल वाउचर में आएगा। इसका और कोई डेफिनेशन नहीं है, आप कुछ भी सेल कीजिए सेल वाउचर में होगा। F9 परचेस, ठीक उसी तरह सेल की जैसा। बिजनेस में आप कुछ भी परचेस करेंगे, पार्सल में कुछ भी परचेस कीजिए, पार्सल वाउचर में आएगा। इसके अलावा और दो वाउचर है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आइए उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट आपको देता हूँ। क्रेडिट नोट मतलब आप पार्टी किसी को सेल कर दे कुछ भी, अगर बाद में पार्टी आपको वो चीज़ रिटर्न कर दे तो वो आएगा क्रेडिट नोट। ठीक उसी तरह आप पार्टी से कुछ खरीद रहे, परचेज कर रहे, वो डैमेज हो गया या किसी और कारण आप पार्टी को फिर से रिटर्न कर रहे, तो वो हो गया डेबिट वाउचर, डेबिट नोट। तो ये तो हो गया वाउचर के बारे में। तो अब हम जाएंगे हर वाउचर किस तरह से एंट्री होता है, वाउचर का एंट्री किस तरह से होता है उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रा। सबसे पहला क्वेश्चन है 50,000 अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू HDFC एज ऑन 17/4/2020। मतलब SBI से HDFC अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है 17/4/2020 में। ठीक है, तो इसका एंट्री किस तरह से होगा आइए देखते हैं। कॉन्ट्रा मतलब F4। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज को। देखिए, डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट। मतलब जो रिसीव हो रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे देखिए पैसा किस में आ रहा है, SBI टू HDFC। मतलब HDFC में पैसा आ रहा है, SBI से जा रहा है, तो डेफिनेटली बात है डेबिट में HDFC आएगा और क्रेडिट में SBI आएगा। तो आइए इसका एंट्री करते हैं हम। ये क्रेडिट आ रहा है, सबसे पहले आप डेट को चेंज कर लीजिए। डेट दे रहा है 17/4/20, 17/4/20 हो गया क्रेडिट में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाहर से आप कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किसी एक वाउचर में बिना बाहर निकले कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑल्टर C, फिर से बोल रहा हूँ ऑल्टर C क्रिएट करने का उपाय। तो यहाँ पे आएगा एक अकाउंट बनाऊंगा SBI अकाउंट। SBI अकाउंट का अंडर ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देंगे। अकाउंट नंबर पे मैं फ़िलहाल ये सब पुटअप नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ। IFSC आपका बैंक का IFSC कोड जो होगा वो देंगे यहाँ पे। बैंक नेम में आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रांच आपका कौन सा ब्रांच है, कहाँ पे है ब्रांच यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी ऑप्शन को यस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर दबा के सेव कर लीजिए। कुछ भी मत कीजिए, सेव कर लीजिए। ये SBI अकाउंट आपका आ गया। अमाउंट था 50,000 अमाउंट हो गया। ठीक उसी तरह अभी डेबिट में आ गया। डेबिट था HDFC, यहाँ पे HDFC है नहीं, HDFC क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से ऑल्टर C क्रिएट करने के लिए HDFC अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट फिर रहेगा
यहाँ पे अकाउंट नंबर पे आपका अकाउंट नंबर दीजिएगा। IFSC कोड में आपका IFSC कोड क्या है वो दीजिएगा। बैंक नेम में HDFC इंडिया। ब्रांच आपका कहाँ पे है ब्रांच, वहाँ का ब्रांच का एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी ऑप्शन को यस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सेव कर लीजिए, या फिर एंटर दबा के सेव कीजिए या फिर Ctrl A दबा के सेव कीजिए। ये हो गया एंट्री। एंट्री हो गया सेव। ये हम लोग का पहला एंट्री हो गया। तो दूसरा एंट्री है कैश डिपॉजिट ऑफ रेज 30,000 ऑन HDFC एज ऑन 20/4/2020। मतलब HDFC बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 20/4 को 30,000। तो आइए वो भी कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे डेबिट, जैसे कि मैंने बोला था, डेबिट मतलब जहाँ पे रिसीव हो रहा है, HDFC अकाउंट में रिसीव हो रहा है, जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट में आएगा 30,000 डिपॉजिट कर रहे। नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है डेबिट में HDFC अकाउंट। ये हो गया एंट्री। ठीक इसी तरह तीसरा एंट्री, कैश विड्रॉ ऑफ रेस्ट 20,000 फ्रॉम SBI एस ऑन 22/4/2020। मतलब कैश विड्रॉ कर रहे हैं SBI अकाउंट से 20,000। तो आइए इसका एंट्री भी देख लेते हैं। पहला एंट्री था कि कैश डिपॉजिट था, ये है कैश विड्रॉ। जैसे कि SBI से निकाला गया हुआ है, कैश आया हुआ है, तो क्रेडिट में SBI आएगा, 20,000 क्रेडिट में आ गया SBI में। यहाँ पे आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ करें तो कैश डेबिट में आ गया, 20,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया कि मैं डेट नहीं दे रहा हूँ। F2 है डेट के लिए, 22/4 को। ये एंट्री हो गया सेव। ये तो हम बात कर लिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आएंगे, देखिए यहाँ पे एक और बात है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है पेमेंट, उसके बाद रिसीव, उसके बाद जर्नल। लेकिन फिलहाल हम पेमेंट, रिसीव और जर्नल वाउचर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों एंट्री आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई एंट्री रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अब तक कॉन्ट्रैक्ट वाउचर के अलावा कोई भी एंट्री नहीं है। सब पहले हम परचेस का एंट्री करेंगे, उसके बाद सेल का एंट्री करेंगे, उसके बाद पेमेंट और रिसीव वाउचर के एंट्री समझाएंगे। तो आइए शुरू, उसके बाद हम परचेस वाउचर में आते हैं। परचेस वाउचर में पहला क्वेश्चन है, परचेस 10 माउस, मतलब 10 माउस @1000 प्लस 10 कीबोर्ड @1200 प्लस 10 हार्ड डिस्क @3000 excluding of all taxes from DM supplier as on 3/4/2020। SSN कोड हो गया 8471 प्लस GST 18% है। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि आप DM सप्लायर से 10 माउस, 10 हार्ड डिस्क और 10 कीबोर्ड खरीद रहे हैं। तो आइए इसका एंट्री किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। परचेस के लिए F9, यहाँ पे सबसे पहले डेट दीजिए, डेट 3/4/20, F2 3 4। देखिए यहाँ पे है सप्लायर इनवॉइस नंबर। क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर देना रह गया, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब आपके पास जो बिल आएगा उस बिल का नंबर, उस बिल का नंबर क्या होगा। बिल का हर एक बिल का नंबर होता है, यहाँ पे बिल का नंबर क्या होगा। मैं अभी आपको बस 1 2 3 4 दे के रखता हूँ, और बिल का डेट कौन सा है वो डेट दीजिए। यहाँ पे पार्टी नेम यहाँ पे था DM सप्लायर, तो यहाँ पे DM सप्लायर तो है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्रिएट करने के लिए ऑल्टर सी किया, DM सप्लायर DM SUPPLI DM सप्लायर क्रिएट किया नेम में। अंडर में ये हम परचेस करें तो ये हमारा संदीप क्रेडिटर हो गया। मेंटेन बिल वाइज, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस कीजिए।
बाकी सबको नो ही रहने दीजिए। यहाँ पे एड्रेस में आप पार्टी जो आपका क्रेडिटर है उसका एड्रेस कहाँ पे है वो दीजिए, एग्जैक्ट एड्रेस दीजिए और पूरा फुल एड्रेस बता कीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कंट्री, पार्टी का कंट्री कौन सा है, पार्टी का स्टेट में उस कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है वो दीजिए। यहाँ पे पिन कोड दीजिए, पार्टी का क्या पिन कोड है, बैंक डिटेल को रहने दीजिए, पैन आईडी को रहने दीजिए, रजिस्ट्रेशन टाइप। देखिए अब रजिस्ट्रेशन टाइप में कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। अगर पार्टी कॉम्पोजिशन है तो आप कॉम्पोजिशन सिलेक्ट कीजिए। कंज्यूमर हो गया अगर कोई पार्टी खुद के नाम, कोई आदमी खुद के नाम पे बिल सामान लेके जा रहा है तो कंज्यूमर। रेगुलर है तो रेगुलर कीजिए। अनरजिस्टर्ड मतलब जिस फार्म का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो हो गया अनरजिस्टर्ड। मैं रेगुलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड है, इन दोनों को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो GSTN देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन आपको देगा ही नहीं। मैं यहाँ पे रेगुलर कर लिया। अगर बस एक यूँ ही एक GST नंबर पुटअप कर रहा हूँ। उसके बाद इसको नो लेने दीजिए, सेव कर लीजिए। एक बात अदर जो ये रेफरेंस निकल रहा है यहाँ पे बस एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा, यहाँ पे पार्टी का एड्रेस सही हो रहा है कि नहीं, साथ में स्टेट और GST नंबर सही है कि नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे परचेस लेजर में एक परचेस लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि परचेस के ऊपर ही जाएगा सारा, इसलिए एक लेजर बनेगा परचेस अकाउंट बोल के। लेकिन यहाँ पे हमारा बना हुआ नहीं है, फिलहाल हम उसको अभी बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑल्टर सी कुछ भी क्रिएट करने के लिए। अब PORCHES परचेस अकाउंट नेम, इसका अंडर ग्रुप होगा परचेस अकाउंट। इन्वेंटरी वैल्यूआर इफेक्टेड ये से रहने दीजिए। इसको टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। GST एप्लीकेबल को यस रहने दीजिए। सेट ऑल्टर GST रिटर्न, इसको नो रहने दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स कीजिए, उसके बाद सेव कर लीजिए। ये आपका परचेज अकाउंट रेडी हो गया। अब है सामान। सबसे पहले है माउस। आइए ऑल सी दबा के माउस क्रिएट करते हैं। MOUSE माउस। अंडर ग्रुप को प्राइमरी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यूनिट को हमेशा ऑल्टर सी करके एक सिंबल में हमेशा पीसेस कर लीजिए, पीसेस या नॉस या जो भी है वो कर लीजिए। फॉर्मल नेम में ज़रूरत नहीं है। यूनिट क्वांटिटी में PCS मतलब पीसेस, इसको सिलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सेट ऑल्टर GST रिटर्न, इसको यस कीजिए। कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि सेट ऑल्टर GST क्लासिफिकेशन को यस कीजिए। उसके बारे में हम स्टॉक जैसे बनाएंगे तब बात करेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन आ रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो क्लासिफिकेशन, अगर आपका हर एक आइटम का अलग अलग एसेसन कोड है तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है कि एक ही कोड को बार बार ना मेंशन करें, एक ही बार क्रिएट करेंगे वो बार बार उसमें दे सकेंगे। तो क्लासिफिकेशन उसका काम करें। जैसे देखिए माउस का एसेसन कोड है 8471, SSN 8471, सॉरी SSN 8471 GST 15%। डिस्क्रिप्शन छोड़िए। SSN 8471 इस नॉन GST गुड्स नो रहने दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नहीं चाहिए। आप टैक्सीबिलिटी को टैक्सेबल कर दीजिए। इंटीग्रेटेड टैक्स, देखिए यहाँ पर टैक्स कितना है, 18% है। इंटीग्रेटेड टैक्स में आप पूरा टैक्स बिठा दीजिए। उसके बाद सेंट्रल स्टेट को ऑटोमेटिक लेगा। ये हो गया एंटर। अब आ गया टाइप ऑफ सप्लाई, इसको गुड ही रहने दीजिए।
और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्टिंग मेथड को आप हमेशा लास्ट परचेज कॉस्ट लीजिए, मार्केट वैल्यूएशन मेथड को एवरेज ले लीजिए। अब सेव कर लीजिए। अब माउस था 10 पीस, रेट था 1000 करके, हो गया। अब फिर से क्रिएट करना पड़ेगा कीबोर्ड बोल के, KEYBOARD कीबोर्ड, प्राइमरी ने लीजिए। अब देखिए इसमें फिर से पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बना लिया था एक बार। पीछे सिलेक्ट कर लीजिए, इसको फिर से यस कीजिए। एक बार बना हुआ एसेसन, मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन एक बार बनाएंगे तो बार बार सेम एसेसन कोड और GST है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस एक बार सिलेक्ट कर दीजिए, काम हो गया। गुड्स कीजिए, कॉस्टिंग मेथड को फिर से लास्ट परचेज कॉस्ट इसको एवरेज से लीजिए और सेव कर लीजिए। कीबोर्ड हो गया 10 पीस, उसका रेट हो गया 1200 रुपया, ठीक है। अब फिर से एक क्रिएट करना पड़ेगा हार्ड डिस्क, ऐसे RDBRS हार्ड डिस्क, ये प्राइमरी रहेगा। यूनिट को पीसेस कर लिया, एप्लीकेबल, फिर से सेट ऑफ द GST कर यस। मैं फिर से एसेसन 8471 GST 18% सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुड्स को सिलेक्ट किया, फिर से कॉस्टिंग मेथड को लास्ट परचेज कॉस्ट और बाकी सब कुछ सेव कर लीजिए, ये हो गया। फिर से इसका 10 पीस था, इसका रेट था 3000। देखिए ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हमें टैक्स बिठाना है। यहाँ पे टैक्स आप क्रिएट करेंगे ऑल सी, लेकिन यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करने के लिए नहीं देगा, आइटम क्रिएट करने के लिए देगा। क्योंकि वन टाइम एंटर में हमेशा जो काम हम कर रहे हैं उसका लिंक रहता है। हमेशा अगर लेजर बना आइटम के बाद अगर लेजर बनाना चाहते हैं उस लिंक को तोड़ना पड़ता है, इसलिए 2 बार एंटर दबा दीजिए, एंटर लिस्ट करके 2 बार एंटर। अब वो लिंक टूट गया, अब हम लेजर बना सकते हैं ऑल सी। सबसे पहले CGST हो गया, उसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टाइप हो गया सेंट्रल, परसेंटेज जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टॉक में ऑलरेडी पुटअप कर दिया, सेव कर लिया, ये हो गया। अब उसी तरह फिर से ऑल्टर C दबा के SGST कर लेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप SGST, परसेंटेज ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में किया हुआ है, ये हो गया एंट्री, ये एंट्री कंप्लीट। तो पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। तो आइए दूसरे एंट्री पे चलते हैं। दूसरा एंट्री है परचेज 5 लैपटॉप एट 28,000 एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस फ्रॉम DM सप्लायर एज ऑन 21/4/2020, एसेसन 8471, GST 18%। अब बात है यहाँ पे बोला गया हुआ है कि 5 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं 28,000 करके, टैक्स एक्स्ट्रा है DM सप्लायर से 21/7/2000 पीस। तो आइए इसका एंट्री क्या होगा हम बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले डेट है 21/4, 21/7 हो गया। 5 लैपटॉप है। यहाँ पे बिल नंबर फिर से मैं यूँ ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। पार्टी DM सप्लायर बना हुआ है, ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से एक बार चेक करके एंटर में सेव कीजिए। परचेज लेजर बना लिया था पहले ही, परचेज अकाउंट हो गया। अब लैपटॉप तो हमारा बना हुआ नहीं है। अब लैपटॉप बनाने के लिए फिर से ऑल्टर C LAPTOP लैपटॉप, अंडर में प्राइमरी रहने दीजिए, यूनिट में पीसेस, GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको यस कीजिए। 1 टाइम स्पेस बार। यहाँ पे ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मैंने बना के रखा हुआ है पहले ही, एसेसन 8471 GST 18%, इसको सिलेक्ट करूँगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुड्स, टाइप ऑफ सप्लायर गुड्स कर दिया, कॉस्टिंग मेथड को लास्ट परचेज कॉस्ट और बाकी सेव कर लूँगा, ये हो गया। लैपटॉप मैंने परचेज किया था 5 लैपटॉप एट 28,000, ये हो गया एंट्री। इस लिंक को तोड़ने के लिए फिर से एक बार एंटर मारा। अब आएगा CGST ऑटोमेटिक ले लिया, SGST सिलेक्ट कर रहा हूँ,
SGST किया, वो भी ले लिया। अब ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोग का परचेस एंट्री कंप्लीट। अब आते हैं सेल्स की एंट्री पर। तो आइए अब देखते हैं सेल का एंट्री किस तरह से किया जाता है। सेल का एंट्री यहाँ पे क्वेश्चन है, सेल 5 माउस @1300 प्लस 5 कीबोर्ड @1500, 6 हार्ड डिस्क @3700 एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस टू आरके एंटरप्राइज एज ऑन 7/4/2020। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 माउस आपने सेल किया है 1300 रुपये में, 5 कीबोर्ड 5 कीबोर्ड्स 1500 रुपये और 6 हार्ड डिस्क 3700 रुपीज़ में आरके एंटरप्राइज को 7/7/2020 में। तो आइए इसका एंट्री किस तरह से होगा देखते हैं। तो इससे पे एंट्री में जाने के लिए F8 दबा लीजिए। यहाँ पे बिल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपका ऑटोमेटिक लेगा। सबसे पहले डेट दीजिए, डेट है आपका 7/4, ठीक है। पार्टी नेम आरके एंटरप्राइज अब तक क्रिएट नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल सी दबाया क्रिएट करने के लिए, RENTERPRIS आरके एंटरप्राइज, ठीक है। इसका अंडर ग्रुप, जैसे हम किसी को सेल करेंगे उसका अंडर ग्रुप हमेशा सन्नी डेप्टो में आएगा। सन्नी डेप्टो सिलेक्ट कर लिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको ये सी रहने दीजिए, बाकी सब ऑप्शन को नो कीजिए। यहाँ पे जिस पार्टी को आप सेल करें उसका प्रॉपर डिटेल्स दीजिए, प्रॉपर एड्रेस, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एड्रेस हो गया, कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पार्टी का पिन कोड जो है वो दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे मैंने आपको पार्सेल में बोला था लेजर बनने के टाइम पे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। मैं रेगुलर कर रहा हूँ, जीएसटी नंबर एक यू ही बना रहा हूँ। ये पेज सेव कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि कभी कभार होता है प्रॉब्लम कि पार्टी का नाम यहाँ पे आता है, जीएसटी नंबर गलत आ जाता है। मतलब जब आप एडजस्टमेंट करने के लिए जाता है कि किसी एक बिल ऑलरेडी एंट्री हो गया, बाद में उस बिल को कुछ चेंजिंग करना है, तब दूसरा पार्टी का नाम वहाँ पे एंटर करने जाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर हमेशा प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। मैं पेज को सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए सेल्स रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्सेस के लिए पार्सेस अकाउंट बनाया था, सेल्स के लिए ठीक उसी तरह से सेल्स लेजर भी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम एंट्री कर पाएंगे। तो आइए हम सेल्स लेजर भी बना के देखते हैं। ऑल्टर सी क्रिएट करने के लिए SALE सेल्स अकाउंट हो गया। अंडर ग्रुप सेल्स के लिए सेल्स रहेगा। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको येस रहने दीजिए। बाकी टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस GST एप्लीकेबल येस रहने दीजिए, बाकी को नो। टाइप ऑफ लेजर को टाइप ऑफ सप्लायर कोई कुछ कीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है 5 माउस @1300, माउस 1300 रुपया हो गया। सेकेंड है कि 5 कीबोर्ड 1500, 5 कीबोर्ड 1500, और है 6 हार्ड डिस्क 3700, हार्ड डिस्क 6 3700, ये हो गया। ये फीचर आइटम हो गया। आइटम और कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैक्स लगाना बाकी है। ये इस लिंक को तोड़ने के लिए फिर से एंटर दबाया। अब आ गया CGST चाहिए मुझे, CGST ले लिया। SGST चाहिए, SGST लिया। एंट्री कंप्लीट, ये एक सेल का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेल का दूसरा एंट्री, फिर से दिखा रहा हूँ सेल का दूसरा एंट्री। देखिए दूसरा एंट्री है सेल 4 लैपटॉप, सेल 4 लैपटॉप @3600, सेल 4 लैपटॉप @36,000 प्लस 2 हार्ड डिस्क @3700 एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस टू आरके एंटरप्राइज। मतलब बोला गया हुआ है कि आरके एंटरप्राइज को फिर से लैपटॉप 4 बेचा हुआ है 36,000 करके, और 2 हार्ड डिस्क बेचा हुआ है। तो आइए इसका एंट्री कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले डेट 16/4/2 करके 16,000 कर लिया। पार्टी नाम आरके एंटरप्राइज हो गया। इसको सेव कीजिए। सेल्स लेजर को फिर से सेल्स अकाउंट में लीजिए। सबसे पहले लैपटॉप बेचा हुआ है
चार लैपटॉप 36,000 करके बेचा हुआ है। उसके बाद हार्ड डिस्क 2 पीस 3,700, ठीक है। ये एंट्री हो गया। फिर से CGST आप ले लीजिएगा और SGST, ये एंट्री कंप्लीट हो गया सेल का। सेल का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पेमेंट। अब हमारा वीडियो ख़त्म होने ही जा रहा है, ज़्यादा और है नहीं, बस 2 वाउचर के बारे में बात करना है। अब है पेमेंट वाउचर। पहला क्वेश्चन है, आप 1,50,000 पे करें DM सप्लाई को SBI के थ्रू। तो ये पेमेंट वाउचर में किस तरह से एंट्री होता है देखिए पेमेंट में पार्टी हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट में हमेशा आपका बैंक या कैश होगा, क्योंकि वो जा रहा है पेमेंट में, इसलिए हमेशा क्रेडिट में आपका बैंक या कैश ही होगा पेमेंट वाउचर में। तो पार्टी डेबिट में मतलब आप DM सप्लाई का पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000, अगेंस्ट में कौन सा बिल के अगेंस्ट पे वो दीजिए। क्रेडिट में SBI के थ्रू आपने पेमेंट किया, ये हो गया एंट्री। DM सप्लाई डेबिट में आ गया, SBI के थ्रू आपने पेमेंट किया, ये ख़त्म हो गया एंट्री। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा एंट्री है, यहाँ पे बोला गया है कि रेस्ट 20,000 पेड किया है DM सप्लायर को एज केस 17/4/20 में, ठीक है। कैश पेमेंट कैसे होते हैं वो भी देखते हैं एक बार। पहले देखिए कि 17/4 में डेट 17/4 कर लीजिए, डेट 17/4 कर लिया। यहाँ पे डेबिट में DM सप्लायर कर लिया, 20,000 है अमाउंट कर लिया। $20,000 हो गया। अब SBI तो है नहीं, आप पेमेंट कर रहे केस के थ्रू, केस हो गया और ये एंट्री ख़त्म। ये हो गया पेमेंट का एंट्री जिससे ख़त्म हुआ। तो हम चलते हैं रिसिप्ट में। रिसिप्ट वाउचर में अब हम पहला क्वेश्चन है, रेस्ट 20,000 रिसीव फ्रॉम RK एंटरप्राइज थ्रू केस एज ऑन 10/4/2020। तो पहली क्वेश्चन है कि आप RK एंटरप्राइज को 20,000 रिसीव कर रहे केस 10/4/2020 में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं किस तरह से होगा। तो इसका आंसर के लिए हम F6 में आएंगे एंट्री के लिए। तो रिसीव हो रहा है केस 20,000 10/4 को। तो पहले 10/4 डेट देते हैं, उसके बाद क्रेडिट में पार्टी को देंगे, जैसे कि RK एंटरप्राइज 20,000। अगेन बिल्स, डेबिट में केस रिसीव हो रहा है इसलिए डेबिट में केस आएगा। ये एंट्री हो गया। नेगेटिव में दिखा रहा है मेरा केस, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर एंट्री वैसा किया हुआ नहीं है केस का, बस आप लोगों को समझाने के लिए एंट्री समझा रहा हूँ, इसलिए मेरा नेगेटिव में आ रहा है। तो ये एंट्री हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है उस हिसाब से, रेस 1,20,000 रिसीव फ्रॉम RK एंटरप्राइज थ्रू सेल ऑफ HDFC एज ऑन 24/2/2020। तो यहाँ पे बोला गया है कि RK एंटरप्राइज को एक चेक रिसीव हुआ है HDFC का 1,20,000 को 20,000 को। तो आइए पहले 20,000 करके डेट देते। ये हो जाने के बाद RK एंटरप्राइज क्रेडिट में आ जाएगा। 120 दिया हुआ है, 120 केस तो है नहीं, दिया है HDFC में, HDFC अकाउंट में। तो HDFC 120 हो गया।
ये हो गया एंट्री कंप्लीटेड, रिसिप्ट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया। ये लास्ट अभी भावसार के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है जर्नल। जैसे कि मैंने बोला था जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है जर्नल का, वो देखते हैं किस तरह से होता है एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन है सैलरी पेड टू राहुल जैन अफ्रेश 9,000, मनोज दे अफ्रेश 10,000 एंड अंकित साहू ऑफ रेस्ट 10,000 थ्रो केस एज ऑन 30/4/2020। बोला गया है कि आपका एम्प्लॉय राहुल जैन, मनोज दे और अंकित साहू को सैलरी पे करे 30,000 को। तो आइए इसका एंट्री देखते हैं। देखिए इसका एंट्री बहुत लोग करते डायरेक्ट उस मनोज एम्प्लॉय का नाम बनाते हैं, पेमेंट में डायरेक्ट उसको पेमेंट दिखा देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एंट्री होता नहीं है। उसका प्रॉपर एंट्री हमेशा पहले जर्नल में करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट में। आइए उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होता है हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहले पार्टी को डेबिट में देंगे एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर बना हुआ तो है नहीं, तो बनाने के लिए ऑल सी, उससे पहले हम दे देंगे 30,000 को 34, ऑल्टर सी दबाया, आ गया MANOS मनोज दे, मनोज दे हो गया। अंडर ग्रुप देखिए ये तो होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करूँगा क्योंकि इनडायरेक्ट बिजनेस में इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना हो जाएगा, बाद में आप एम्प्लॉयर कौन सा है वो समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगी कहाँ कहाँ पे है। इसलिए हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके थ्रू हमें एक ही बार में कितना एम्प्लॉयर है वो भी निकल जाएगा, साथ में ये भी सैलरी दिया हुआ कि नहीं वो भी निकल जाएगा। तो आइए उसके लिए अंडर ग्रुप में हमेशा ऑल्टर सी दबा दीजिए एक ग्रुप बनाने के लिए। तो बना लीजिए सैलरी अकाउंट बोल के, उसका अंडर ग्रुप दे दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही, लेकिन आप एक ग्रुप बना रहे हैं सैलरी अकाउंट बोल के, मतलब जितना एम्प्लॉय आएगा सब सैलरी अकाउंट के अंदर जाएगा। इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड नो ही रहने दीजिए, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी को इसको नो ही नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। अब इंक्लूडिंग एस वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, बाकी सेव कर लीजिए। मनोज देखो कितना रुपया दिया हुआ है, मनोज देखिए मनोज देखो 10,000 रुपया फिर से डेबिट किया, ऑल्टर सी किया। पहला राहुल जैन RAHUL राहुल जैन किया, ये सैलरी अकाउंट, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इस जिससे को नो कीजिए, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। इसको 9,000 था, फिर से डेबिट करके ऑल सी किया। अंकित साहू अंकित साहू सैलरी अकाउंट ही होगा, नो होगा, जिससे एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर दीजिए। फिर 10,000 ये हो गया डेबिट में। क्रेडिट में क्या आएगा, अब क्रेडिट में हम एक लेजर बनाएंगे ऑल सी करके, सैलरी पेएबल सैलरी पेएबल, ये इसका अंडर ग्रुप जाएगा करेंट लायबिलिटीज में, क्योंकि वो उधारी है, अब तक दिया हुआ नहीं है। हाँ उनको दिखा दिया है, उनको पेमेंट हो गया, लेकिन सैलरी तक पे नहीं किया, वो एडजस्टमेंट एंट्री था। इसलिए मैंने बोला ही था कि जर्नल मतलब एडजस्टमेंट एंट्री होता है, यहाँ पे सैलरी, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप सेव कर लीजिए। ये हो गया 29,000, डेट चाहिए एंट्री कंप्लीट, जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं बाहर जाके प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सारा एम्प्लॉय एक में आ जाएगा सैलरी अकाउंट में, ये एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, जैसे मनोज दे अंकित चाहू वो सब नहीं आ रहा है, बस सैलरी अकाउंट। जैसे इसको एंटर मार के आप खोलेंगे हर एक पार्टी का नाम आएगा, एम्प्लॉय का नाम आएगा और किसको कितना पेमेंट हुआ है। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि पेमेंट हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन खर्चा तो हुआ है लेकिन अब तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। जब तक पेमेंट इनको नहीं करना है, बस एंट्री इसमें घुमाना है। आप बैलेंस शीट में जैसे आएंगे करंट लायबिलिटी में देखिए यहाँ पे एक सैलरी पेएबल आउटस्टैंडिंग दिखा है, पेमेंट होगा सैलरी पेएबल को 29,000, आउटस्टैंडिंग को हटाना है। तो आइए फिर से भावसार में चलते हैं, जर्नल में चलते हैं। अब पेमेंट
पेमेंट भाषा में हमें जाना पड़ेगा। पेमेंट भाषा में हम सैलरी जो पेबल है उसको ख़त्म करना है आउटस्टैंडिंग से। तो ख़त्म करने के लिए सैलरी पेबल को डेबिट में लाना पड़ेगा। डेबिट में आ गया, डेट 30 तारीख होगा क्योंकि जनरल मैंने उसी डेट को मारा हुआ है। अब क्रेडिट में आ जाएगा, केस के थ्रू हमने पेमेंट किया है क्वेश्चन में, तो केस आ जाएगा क्रेडिट में और ये एंट्री ख़त्म। देखिए इसके बाद क्या होता है, बैलेंस शीट जैसे आप आएंगे काइंड लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है काइंड लाइब्रेरी क्योंकि काइंड लाइब्रेरी ख़त्म हो गया, आपने पेमेंट कर दिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस में वही दिखाएगा जैसे कि आपका खर्चा जो 9,000 है। ये हो गया एंट्री। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज हम लोग का वीडियो। डेली का जो पार्ट में आप लोगों के लिए लेके आया था वो तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मुझसे कुछ गलती हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।